गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारा हिंदी का जो लेक्चर है वो उसका टॉपिक है पाठ योजना की आवश्यकता व महत्व। तो बच्चों, पाठ योजना जो है वो अत्यंत आवश्यक भी है और उसका महत्व भी बहुत अधिक है। तो जब हम अध्यापन का पेशा बढ़ती ईमानदारी, परिश्रम और निष्ठा एवं तैयारी का पेशा है, शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व पाठ की तैयारी कर लेनी चाहिए। डेविस ने लिखा है कि पाठ की तैयारी होनी चाहिए। शिक्षक के लिए कोई अन्य वस्तु इतनी घातक नहीं है जितनी कि पाठ की तैयारी का ना होना। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो है शिक्षक के लिए पाठ योजना का बनाना। अध्यापन के पूर्व पठनीय वस्तु का विधिवत विवेचन कर लेना चाहिए। वैलेंटाइन डेविस ने लिखा है कि छात्र प्रशिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्याख्यान सुनना नहीं, पाठ तैयारी करना तथा उसे प्रस्तुत करना है। अब पाठ योजना के अर्थ की बात करेंगे तो पाठ योजना का सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे कि छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। हमारी पाठ योजना का जो उद्देश्य है, सबसे पहला जो उद्देश्य है, छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। यदि शिक्षक अपने पाठ को पूर्ण तरीके से तैयार करके कक्षा में जाएगा तो अपने आप ही छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी और बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। अब जब शिक्षक अपनी बात को पूरी योजना के अनुसार जब बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा तो जो भी उनके पास सूचना जाएगी उसमें उन्हें रोचकता भी होगी और वो रोचक ढंग से उसे बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। तीसरा है सीखने की गति में सुधार करना। जो सीखने की गति है उसमें भी सुधार कर पाएंगे पाठ योजना के अनुसार। छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। अब जब शिक्षक पूरी पाठ योजना के अनुरूप कक्षा में पढ़ाएगा तो छात्र भी अधिक क्रियाशील हो जाएंगे। अभिरुचियों पर आवश्यक अनुकूल प्रभाव डालना। उनकी जो रुचि है, जो शिक्षक पढ़ाने जा रहा है उसके प्रति और भी उनकी रुचि पर प्रभाव पड़ेगा। आशा के अनुकूल उनकी रुचियों पर प्रभाव पड़ने लगेगा। अब तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, कुछ मंद बुद्धि वाले भी होते हैं, लेकिन अध्यापक छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देगा। उसकी प्लानिंग, उसकी योजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दे। नेक्स्ट है जटिल विषयों को भी
सरस रूप में प्रस्तुत करना। जटिल विषयों यानी कि कठिन जो विषय है, यदि जो भी छात्र अध्यापक या अध्यापक पढ़ाने जा रहा है, तो यदि वो जटिल विषय है, कठिन विषय है, उसको भी सरलता से, सरसता से यदि वो प्रस्तुत करता है, तो छात्र उसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। बालक का ध्यान अध्ययन पाठ की ओर केंद्रित करना। जब कक्षा में पूरी योजना के अनुसार अध्यापक जाएगा, तो बालक का ध्यान पाठ की ओर अपने आप ही केंद्रित हो जाएगा। अगला है अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। अमूर्त पदार्थ जो शिक्षक कक्षा में पढ़ाने जा रहा है, वो बच्चों को पहले से ज्ञात नहीं है। अब जब शिक्षक उसे पढ़ाएगा, तो उनके सामने उसका मूर्त रूप आएगा और बच्चा उसे भली भांति समझ पाएगा। अगला है बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। अब बालकों में किस प्रकार के बालक हैं, उनका निरीक्षण उस प्लानिंग के आधार पर अध्यापक कर सकता है। तो इतने सारे उद्देश्यों की जो पूर्ति है, वो अध्यापक अपनी पाठ योजना के अनुसार करेगा। अगला है इसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना किस आधार पर हम कर सकते हैं? कक्षा में जाने से पूर्व हम अपनी विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप बना लेते हैं, जिसे शिक्षक किसी निश्चित कालांश में पढ़ाता है। अब पाठ पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। तो पाठ्य विषय से संबंधित बालकों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शिक्षण की विधियां आदि बातों का पूरा विवरण, जिन्हें शिक्षक कक्षा शिक्षण द्वारा 1 घंटे में पूरा करना चाहता है, पाठ योजना में रहता है। इस प्रकार पाठ योजना का तात्पर्य उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक विवरण से है, जिन्हें शिक्षक एक निश्चित अवधि में के अंदर पूरा कर लेता है। यह अवधि विभिन्न भिन्न विद्यालयों में कुछ कम अथवा कुछ अधिक हो सकती है। अब पाठ योजना का सामान्य प्रयोजन है कक्षा में प्रवेश के पूर्व पाठ संबंधी बातों का विधिवत ब्यौरा तैयार करना। मौखिक शिक्षण में तथ्यों का संतुलन नहीं रहता और भूलों की संभावना बनी रहती है। इसीलिए कक्षा में जाने से पूर्व प्लानिंग आवश्यक है कि शिक्षक जो पढ़ाने जा रहा है, उसका पूरा प्लान अगर उसके पास है, उसकी योजना यदि उसके पास है, तो वो जो भी पढ़ाने जा रहा है, वो उसे भूल नहीं सकता। पाठ योजना के माध्यम से पाठ वैज्ञानिक क्रम से बढ़ता है। वैज्ञानिक क्रम से बढ़ने का मतलब है कि क्रम के अनुसार पाठ को पढ़ाया जा सकता है। कब, क्या, कैसे, कितने समय में प्रस्तुत करना है, इसका ज्ञान शिक्षक को पाठ योजना के माध्यम से होता है। तो इसी आधार पर शिक्षक को पाठ योजना बनानी चाहिए। वॉटसन के पाठसूत्र को व्याख्या प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि पाठ योजना
उस समय कथन को शीर्षक प्रदान करती करती है जो इसका वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्रदान करनी है और किन साधनों द्वारा उनको कक्षा की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त करनी है। तो इसमें भाटिया तथा भाटिया के अनुसार पाठ योजना का जो अवगत करने का है, भाटिया तथा भाटिया ने भी पाठ योजना के बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि बच्चों ने क्या पढ़ लिया है, आगे किस दिशा में उनके पथ प्रदर्शन का कार्य किया जाए और तत्काल क्या पढ़ाया जाए। इस प्रकार जो कुछ भी प्राप्त था, अर्जित करना है, उसका विवरण पाठ योजनाओं में निहित रहता है। पाठ योजना में बालक के अर्जित ज्ञान, नवीन ज्ञान, प्रश्न, विधि, सामग्री, साधन आदि का वर्णन होता है। तो पाठ योजना इसलिए भी आवश्यक है कि पाठ योजना के अनुसार सर्वप्रथम सबसे पहले हम देखते हैं कि उनमें उद्देश्यों के आधार पर कार्य किया जाता है। तो इसीलिए इस पाठ योजना का ये बहुत अच्छा प्रयोजन है जो कि कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक तैयार करता है। अगला हमारे सामने परिभाषाओं का ब्यौरा आता है। परिभाषाएं नेशनल वॉसिंग के अनुसार, नेल्सन वॉसिंग ने पाठ योजना उस कथन का शीर्षक है जिसमें घंटे के समय में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने वाली उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का उल्लेख होता है। इन्होंने अपने परिभाषा में ये बताया है कि जो भी योजना बनाई जाती है पढ़ाने से पूर्व, वो जितने समय की है उतने समय में अध्यापक कौन कौन सी क्रियाएं करेगा। क्योंकि जब हम योजना बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं अध्यापक को देखनी होती हैं कि हमें कथन भी देना है, हमें प्रश्न भी पूछने हैं। तो इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो अध्यापक को अपनी पाठ योजनाओं में डालनी होती है जिससे कि पाठ योजना और क्रमबद्धता उसकी बनी रहती है। अगली है बॉसिंग के अनुसार, पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा वे उपलब्धियों का एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। अब जब हम पाठ की योजना बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की उनमें क्रियाएं डालते हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से ये देखा जाता है कि हम जो बच्चों को बताना चाह रहे थे, क्या पूर्ण रूप से हमें वो उपलब्धि प्राप्त हुई है, निश्चित समय में सारी क्रियाएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। इन योजनाओं के अनुसार ही हम इन सभी बातों को जान सकते हैं। इसलिए पाठ योजना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। अब अगली परिभाषा से बिनिंग तथा बिनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तुओं का चयन करना,
क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्णय करना प्रमुख है। बिनिंग और बिनिंग कह रहे हैं कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सर्वप्रथम हम उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। जो भी हमारा प्रकरण है, जो शिक्षक पढ़ाने जा रहा है, उसका सबसे पहले उद्देश्य हमें निर्धारित करने होंगे कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों को क्या-क्या उद्देश्य पूर्ण करवा सकते, तो उसके आधार पर हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे। अब पाठ्य वस्तु का चयन करना, फिर हम पाठ्य वस्तु चयन करेंगे कि किस कथन को हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करें और वो भी हमारा क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्णय करना प्रमुख है। जब हम प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं, तो उनमें कौन-कौन सी क्रियाएं होंगी? अध्यापक क्रिया होगी, छात्र क्रिया होगी, ब्लैक शामपट कार्य होगा और उसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएं होंगी कि हम अ, जो सामग्री है, सहायक सामग्री होगी, किस प्रकार से वहां प्रस्तुत करेंगे। तो इसके आधार पर इन सभी ने अपनी-अपनी परिभाषाओं को दिया है। अब है परिभाषाओं के बाद पाठ योजना की आवश्यकता। हम ये देख रहे हैं कि पाठ योजना का अर्थ क्या है, पाठ योजनाओं की परिभाषा क्या है। अब इसके बाद हम पाठ योजना की आवश्यकता को देखेंगे कि यदि हम पाठ योजना ना बनाएं, तो किस तरीके से हमारी जो कक्षा की व्यवस्था है, वो बिगड़ जाएगी, पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। और यदि हम पाठ योजना बनाकर चलते हैं, तो पाठ योजना शिक्षक को इधर-उधर भटकने नहीं देती, अपितु उसे शिक्षण की राह पर लगाए रहती है। अब शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ योजना की आवश्यकता निम्न कारणों से है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाठ योजना के माध्यम से कक्षा में नियंत्रण रहता है। अगर पाठ योजना बनी हुई है, तो अध्यापक उस योजना के अनुसार कार्यक्रम, अपनी जो क्रियाएं हैं, वो करता चलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका जो दिमाग है वो कक्षा में पूर्ण रूप से लगा रहेगा। इससे क्या होगा कि पाठ योजना के अनुसार कक्षा में नियंत्रण रहता है, कक्षा अनुशासित रहती है। दूसरा इसमें आवश्यकता पाठ योजना के द्वारा कक्षा अनुशासित रहती है। तो हमारे सामने ये आवश्यकता महसूस हो रही है हमें कि पाठ योजना हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो कक्षा अनुशासित भी रहेगी। फिर है पाठ योजना के द्वारा शिक्षक को छात्रों के बारे में जानकारी हो जाती है कि जो शिक्षक हैं, वो किस तरीके से छात्रों को जानकारी दे रहे हैं और उनकी शिक्षण विधि छात्रों के अनुरूप होती है। यदि हम मान के चलते हैं कि 6ठी क्लास का विद्यार्थी है या छठी क्लास है, तो हम उसके अनुसार शिक्षण को की विधियों को तैयार करेंगे। और यदि बहुत छोटी क्लास के स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, यदि हम उन्हें पढ़ा रहे हैं,
तो हम उनकी योजना अलग प्रकार से बनाएंगे। उनकी जो शिक्षण विधियां होंगी वो अलग प्रकार की विधियां होंगी। कहानी के द्वारा, कविताओं के द्वारा हम उनको पढ़ा सकेंगे। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि पाठ योजना की जब आवश्यकता हमारे सामने आती है तो उसमें हमें उन छात्रों की जो स्तर है उसके अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करना होगा। अब अगली जो आवश्यकता है, पाठ योजना कक्षागत परिस्थितियों में समायोजन की संभावनाओं का विकास करती है। इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। अब जब पाठ योजना है और परिस्थितियों में समायोजन की संभावना का विकास कर रही है, तो हमारे सामने किसी भी प्रकार की यदि परिस्थिति आती है, बच्चा कोई हमारा प्रश्न पूछ रहा है, तो हम उसका जवाब आराम से दे सकेंगे। और पाठ योजना यदि हमारे साथ है, तो हम बच्चों का निरीक्षण भी आराम से कर सकेंगे, क्योंकि हम उनमें प्रश्नों को भी तैयार करते हैं। तो हमारी जो पाठ योजना है वो बहुत अधिक प्रभावशाली बन जाती है। पाठ योजना पाठ्यक्रम की इकाई के प्रत्येक पद का प्रत्यय करने में सहायता प्रदान करती है। अब ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब पाठ योजना का पाठ्यक्रम में इकाई के प्रत्येक पद का, अब हम जब इकाई वार पाठ्यक्रम को लेते हैं तो उसके प्रत्येक पद का प्रत्यय स्मरण करने में सहायता प्रदान करती है कि हमारी पाठ योजना के अनुसार हमें ये पता चलता रहता है कि हमारी कौन सी इकाई चल रही है और उस इकाई में भी जो उप इकाइयां हैं वो कहाँ तक हम पूरी कर चुके हैं या हमें कौन सी इकाई उप इकाई पढ़ानी है। तो इस योजना के अनुसार हम वो भी व्यवस्थित कर कर चलते हैं, तभी हम उसका प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अब पाठ योजना में शिक्षक को मार्गदर्शक दिखाने का कार्य करता है। अब यदि हमारे सामने पाठ योजना नहीं होगी, शिक्षक यदि अपनी योजना बनाकर कक्षा में नहीं जाएगा, तो वो ये नहीं सोच पाएगा कि मुझे पढ़ाना क्या है। वो उसमें सोचने में अपना समय व्यर्थ करेगा कि मैं क्या पढ़ाऊं, आज मुझे क्या पढ़ाना था, या मैं बच्चों से क्या पूछूं, मैं कथन क्या दूं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो शिक्षक के सामने आ जाएंगी। तो पाठ योजना जो है वो शिक्षक का मार्गदर्शन करती हुई चलती है, उसे रास्ता दिखाती है कि किस तरीके से आप अपनी पाठ योजना को तैयार करें और कैसे उतने ही समय में आप उस पाठ योजना को पूर्ण करेंगे। अगला आता है पाठ योजना के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग प्रभावशाली होता है। अब हम छात्रों पाठ योजना के द्वारा शिक्षण करा रहे हैं, तो केवल हम व्याख्या करते रहें, व्याख्यान देते रहें, तो उससे बच्चों को इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना होगा शिक्षक को? शिक्षक को अपने प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री का प्रयोग करना होगा। सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय
उसे बहुत सारी बातों को भी ध्यान में रखना होगा कि वो बच्चों के, विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल हो, बच्चों को अ, ठीक तरीके से वो दिखाई दे रही हो। तो इन सभी बातों का यदि शिक्षक ध्यान रखेगा, तो उसकी जो पाठ योजना है, वो प्रभावशाली सिद्ध होगी। तो इसलिए हमें पाठ योजना बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें जो शिक्षक है, वो सहायक सामग्री का प्रयोग अपने पाठ के अनुसार कर सकता है, जिससे उसकी पाठ योजना प्रभावशाली प्रतीत होगी। अब अगला आता है पाठ योजना शिक्षक को आवश्यकता अनुसार समय विभाजन और प्रयोग के लिए अवसर देती है। जब शिक्षक पाठ योजना बनाता है, तो उसके सामने समय कक्षा का होता है और वो उस समय को देखते हुए इस प्रकार की योजना तैयार करता है कि किस तरीके से मुझे कितने समय में कथन देना है, कितने समय में मुझे प्रश्न पूछने हैं, कैसे मैं सहायक सामग्री को प्रस्तुत करूंगा, कैसे मैं शामपट कार्य करूंगा। तो शिक्षक के सामने बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि वो पाठ के अनुसार कक्षा में प्रस्तुत करता है। अब यदि वो इन चीजों का विभाजन करके नहीं रखेगा, तो वो भली प्रकार से पाठ योजना प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर वो अच्छे तरीके से उस पाठ योजना का प्रयोग करना चाह रहा है, तो वो समय विभाजन के अनुसार अपनी सारी चीजें उस पाठ योजना में डाल सकेगा और डालना चाहिए, क्योंकि ये एक आवश्यकता है पाठ योजना की। अब हम देखते हैं कि कौन-कौन सी पाठ योजना की आवश्यकता हमने देखी। पहले हमने देखा कि पाठ योजना उत्तम अध्यापन के लिए आवश्यक है। अगर हम अच्छा अध्यापन करना चाह रहे हैं, उसके लिए पाठ योजना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, हमें इससे शिक्षक का समय बर्बाद नहीं होता, क्योंकि हमारे सामने, शिक्षक के सामने पाठ योजना होती है और वो समय अनुसार होती है, तो उसका समय बर्बाद नहीं होता है। इससे अध्यापक एवं छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। शिक्षक के सामने जब पूरी योजना होती है, तो अपने आप ही उसमें आत्मविश्वास पैदा हो जाता है और वो पूरे आत्मविश्वास से शुरू से लेके आखिर तक अपनी पाठ योजना को पूर्ण कर लेता है। तो इसमें आत्मविश्वास की भावना भी जागृत हो जाती है। इससे विषय का विधिवत गठन एवं संचालन होता है। जो संचालन करना है पाठ का, वो भी विधिवत होता रहता है। इसके बाद हमने देखा कि पाठ योजना प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है। अगर हम पाठ योजना नहीं बना पाए, उस दिन हम देखते हैं कि जो हमारी कक्षा की व्यवस्था है, वो भी बिगड़ जाती है और हमारी कक्षा शिक्षण प्रभावशाली नहीं रहता। तो इसीलिए अगर हमें कक्षा को प्रभावशाली ढंग से चलाना है, तो हमें पाठ योजना अवश्य ही बनानी होगी।
उसके बाद इसके माध्यम से पाठ व्यवस्थित एवं संतुलित रूप से पेश किया जाता है। अब जब हम पाठ प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से यानी कि पाठ योजना के माध्यम से जो पाठ है, वो व्यवस्थित ढंग से शिक्षक अपनी कक्षा के सामने प्रस्तुत कर सकता है। फिर है कि ये जो पाठ योजना है, शिक्षण के कार्य को नियमित एवं व्यवस्थित बनाती है। नियमित रूप से भी हम ये चीजें जो अध्यापक है वो सीख जाता है कि कल मैंने क्या पढ़ाया था, अब मुझे अगला कौन-सा पाठ पढ़ाना है, कौन-सा प्रकरण पढ़ाना है और किस-किस आधार पर उसे अपने पाठ को पढ़ाना है। ये भी उसके सामने व्यवस्थित रूप से होता है। अब शिक्षण के दोषों का भी परिष्कार करती है ये जो पाठ योजना है, जब बनाई जाती है, उसके बाद प्रस्तुत की जाती है, तो उससे हमारे सामने ये भी दिखाई देता है हमें कि बहुत सारे दोष निकल कर आ जाते हैं कि मैंने जो चीज़ें बच्चों को पढ़ाई, बच्चों को समझ में नहीं आई, क्यों नहीं आई और मुझे क्या सुधार करना चाहिए। इस तरीके का जो कई प्रकार के दोष हैं, वो भी शिक्षक के सामने आ जाते हैं। तो जिनसे वो उसको बहुत अच्छे प्रकार से समझा सकता है। अब यह सीखने के लिए अनुकूल वातावरण की तैयार करती है। अब पाठ योजना जो है, वो एक वातावरण तैयार करता है कि किस प्रकार से हमें कक्षा में बच्चों के सामने, कैसे छात्रों के सामने पाठ योजना को पूरा करना है, किस तरीके से उसे संवारना है। तो इसमें इससे क्या होगा कि जो चिंतन की प्रक्रिया है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो जब छात्र अपनी शिक्षण की प्रक्रिया को करते हैं, तो उनकी जो चिंतन प्रक्रिया है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। वो आगे चिंतनशील रहते हैं कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है, इसके बाद और क्या हो सकता है? शिक्षक हमें कौन-सी सहायक सामग्री दिखाएगा? शिक्षक हमसे कौन-सा प्रश्न पूछ लेगा? इस तरीके की चिंतनशीलता बच्चों के, छात्रों के सामने रहती है। अब सहायक सामग्रियों के माध्यम से वह पाठ को सरल बनाता है, सरस बनाता है, उसके माध्यम से वो पाठ को रोचक भी बनाता है और प्रभावशाली ढंग से भी उसको प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से इसके माध्यम से पाठ को हम कई प्रकार की शिक्षण विधियों के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारी शिक्षण विधियाँ स्तर के अनुकूल हमें दिखाई देती हैं, उनको हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके माध्यम से पाठ में अच्छे तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नताओं के द्वारा हम क्लास में पाठ योजना को तैयार करना चाहिए। क्योंकि विभिन्न प्रकार के छात्र हैं, कई छात्र बहुत होशियार हैं, कई देर में समझते हैं। तो इस तरीके से छात्रों की विभिन्नताओं के अनुसार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार हमें अपनी पाठ योजना को तैयार करना चाहिए। और हम जब पाठ योजना के शुरू में उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, तो उन्हीं उद्देश्यों को फिर हमें हमें ये देखना चाहिए कि जो हमने उद्देश्य बनाए हैं, क्या उन उद्देश्यों को हम पूरा कर पा रहे हैं? छात्र उन उद्देश्यों के द्वारा अपने पाठ को पूरा कर रहे हैं? तो इन्हीं सब चीज़ों को हमें देखना होगा कि उद्देश्यों के माध्यम से भी पाठ योजना हमारी प्रभावशाली सिद्ध हो। और कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कक्षा में जब अनुशासन बनाए रखने की बात होगी,
तो वहाँ हमारी जो पाठ योजना है, वो बहुत काम करती है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पाठ योजना है, वो हमारे सामने महत्वपूर्ण पक्षों को लाती है और उन पक्षों को अलग-अलग प्रकार से हम पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो आवश्यकताएँ हैं, वो पाठ योजना को विभिन्न प्रकार से पूरा कर सकती हैं और अध्यापक अपनी पाठ योजना क्रमबद्ध रूप से और स्तर के अनुसार छात्रों के सामने पूरा करे और उनके शिक्षक के अनुसार हम पाठ योजना को इस तरीके से छात्रों के सामने लाएं कि छात्र पूर्ण रूप से उस पाठ को समझ सके। इसलिए हमें पाठ योजना की आवश्यकता पड़ती है। अगला हमारे सामने विषय आता है कि पाठ योजना का महत्व। पाठ योजना का महत्व क्यों है? पाठ योजना का महत्व अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम पाठ योजना के महत्व में उपयुक्त वातावरण को देखते हैं। पाठ योजना यदि नहीं है, तो हमारा जो वातावरण है, वो उपयुक्त ना होके अनुपयुक्त सिद्ध हो जाएगा। पाठ योजना में पाठ पढ़ाने के उद्देश्यों को निश्चित करते हुए शिक्षण की विधियां, प्रविधियां तथा सहायक सामग्री आदि बातों पहले से ही निश्चित हो जाती हैं। इससे विद्यार्थी की पाठ में रुचि उत्पन्न होती है। जब उपयुक्त अथवा शैक्षिक वातावरण तैयार हो जाता है, तो शिक्षण बड़े नियोजित ढंग से चलता रहता है। तो पाठ योजना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, सहायक सामग्री है, ये आदि सभी चीजें पहले से योजना में हमारी निश्चित कर ली जाती हैं। इससे क्या होगा कि विद्यार्थी पाठ में रुचि उत्पन्न करते हैं। विद्यार्थियों को रुचि उत्पन्न होने लगती है। तो उसके बाद फिर वो जो शैक्षिक वातावरण है, वो तैयार हो जाता है और शिक्षक बड़े आराम से अपनी जो नियोजित योजना है, उसको ढंग से चलाता रहता है। अगला हमारे सामने पूर्व ज्ञान पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी शिक्षक कक्षा में पाठ को पढ़ाने जाए और उसकी पाठ योजना तैयार करे, तो पूर्व ज्ञान पर आधारित हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पाठ योजना बनाने में शिक्षक नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करता है। इससे जहां एक और विद्यार्थी ज्ञान को सहज में ग्रहण कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अब इसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित हम ये जान सकते हैं कि अध्यापक ने एक पाठ एक दिन पहले जब पढ़ा चुका है और फिर उस पाठ से जोड़ते हुए हम दूसरे पाठ तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसमें हम विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से जोड़ सकते हैं। और जब हम नवीन ज्ञान से बच्चों को जोड़ते हैं, छात्रों को, विद्यार्थियों को जोड़ते हैं, तो वो जो पूर्व ज्ञान है, वो उधर वहां उनके काम आता है। तो शिक्षक को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो उसने उद्देश्य बनाए हैं, वो सफलता उसे आराम से मिल जाती है। तो पूर्व ज्ञान पर आधारित जो उसकी योजना है,
वो इस प्रकार उसे बनानी चाहिए, क्योंकि उससे आराम से वो अपने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर विद्यार्थियों को जोड़ सकेगा और अपने पाठ को पढ़ाने में वो सफल हो सकेगा और विद्यार्थी भी सजग हो जाएंगे कि अब जो हमारे शिक्षक हैं वो हमारे सामने किस तरीके का प्रकरण ला रहे हैं, तो वो भी एक उत्सुकतावश उन प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। अगला जो बिंदु है वो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण। मनोवैज्ञानिक शिक्षण पाठ योजना बनाकर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनकी रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं की दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त शिक्षण नीतियों, प्रविधियों, युक्तियों तथा उपकरणों का प्रयोग करता है। इससे शिक्षण मनोवैज्ञानिक हो जाता है। अब हमें जो शिक्षक है उसे मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए, क्योंकि वो पाठ योजना को जब बनाता है तो विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर वो पाठ योजना को बनाता है। तो वो उनकी रुचियों और आवश्यकताओं और क्षमताओं की दृष्टि से उनको ध्यान में रखते हुए बनाए कि किस प्रकार की शिक्षण नीतियां उनमें लगाए, प्रविधियां उनमें प्रस्तुत करे और किन उपकरणों के माध्यम से उसको प्रयोग करे, जिससे कि शिक्षण जो है वो मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चों का जो मानसिक विकास है वो उसी आधार पर हो और विद्यार्थी उस पाठ को समझने में पूर्ण रूप से तैयार हो सकेंगे। अब अगला जो पॉइंट है विषय सामग्री का सीमित होना। पाठ योजना में विषय सामग्री परिमित एवं सीमित हो जाती है। इससे जहां एक और शिक्षक को आवश्यक बातें छोड़ते हुए केवल निश्चित तथा सीमित बातों को याद करने तथा उन्हें विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने में आसानी होती है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को भी क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो जाता है। तो विषय सामग्री जो है वो उतनी ही सीमित होनी चाहिए जो पाठ का हमारी जो कालांश का समय है उसमें ही पूर्ण रूप से पाठ पूरा हो जाए और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से वो पाठ चलता रहे और पूर्ण रूप से पाठ पूरा हो सके। तो ये भी हमारी जो पाठ योजना है उसका एक सीमित होना भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगला है सहायक सामग्री की तैयारी। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक यह निश्चित कर लेता है कि वह कौन कौन से तथ्यों को, कौन कौन सी विधियों को, प्रविधियों तथा उपकरणों की सहायता से स्पष्ट करने के लिए किस किस सहायक सामग्री का कब और कैसे प्रयोग करेगा। इससे आवश्यक एवं प्रभाव उत्पादक सहायक सामग्री शिक्षण आरंभ होने के पहले ही तैयार हो जाती है। तो शिक्षक जो है वो अपनी सहायक सामग्री की भी पूरी तैयारी रखे कि मुझे किस समय इस सहायक सामग्री को दिखाना है और दिखाते समय मुझे किस किस क्रियाओं को, किन किन क्रियाओं को करना है, छात्रों से करवाना है, कैसे उसे समझाना है। तो इसका प्रयोग करते समय उसे सारी इन बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे वो जो उसकी सहायक सामग्री है एक प्रभावी सिद्ध हो सकेगी। अब नेक्स्ट जो बिंदु है वो शिक्षण कौशल का विकास। किस प्रकार से पाठ योजना शिक्षा में विद्यार्थी शिक्षकों के अंदर शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती है। पाठ योजना के अनुसार
विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के अंदर शिक्षण कौशल विकसित हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के अंदर शिक्षण कौशल का विकास संभव होता है। अगला है कक्षा में अनुशासन। अब जब हम पाठ योजना बनाने से शिक्षक को इस बात का पूरा ज्ञान हो जाता है कि उसे कक्षा में क्या, कब और कैसे करना है। इससे सभी छात्र अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, जिससे कक्षा में प्रशंसनीय अनुशासन बना रहता है। अब पाठ योजना को बनाने के लिए शिक्षक पूरी तरीके से उस कक्षा में जब अनुशासन बनाए रखना चाहता है, तो वो पाठ योजना को इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से बनाए कि छात्र उसमें हमेशा लगे रहें, क्रमबद्ध रूप से लगे रहें कि अब उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। तो उनकी कक्षा क्या होगा, अनुशासन में रहेगी। और अनुशासन में यदि कक्षा रहेगी, तो जो शिक्षक की पाठ योजना है और शिक्षक जो पढ़ाने जा रहा है, वो उसमें प्रशंसनीय कार्य कर पाएगा और उसका अनुशासन भी आराम से बना रहेगा। तो इसके अनुसार हम देख रहे हैं कि जो पाठ योजना है, वो शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर पा रही है। तो इसमें हमें पाठ योजना के आवश्यकता और महत्व दोनों हमारे सामने हमने देखे और पढ़े। अब यह स्पष्ट है कि शिक्षण की सफलता के लिए सुव्यवस्थित पाठ योजना का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी विचार को दृष्टि में रखते हुए डेपेज महोदय लिखते हैं, कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक उन्नति के लिए कोई वस्तु इतनी घातक नहीं है जितनी की अपूर्ण तैयारी। तो हमने इस पाठ में इस तरीके की तैयारी के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। अब हम इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक हैं हमारे समक्ष, जिन्हें हम लिंक पर जाकर अपने पाठ योजना से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि इस से संबंधित विषय से संबंधित हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। किस वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। अब दूसरा है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशव अवस्था में, किशोर अवस्था के विद्यार्थियों में, बाल्यावस्था के विद्यार्थियों में, शैशव अवस्था तथा किशोर अवस्था में। अब इसका उत्तर है शैशव अवस्था तथा किशोर अवस्था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी मानी जाती है? अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है अधिगम एवं बुद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं,
बुद्धि तथा लिंग से संबंध नहीं है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। चाहे लड़के हो या लड़की हो, कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। इसका लिंग से कोई संबंध नहीं है। अगला है प्रश्न, बच्चों के में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपादेन देना। इसका उत्तर है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों में मध्य बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। इसका उत्तर है सहयोग की भावना का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट, शिक्षक। इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षक को विषय की समझ। अगला प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षक शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री प्रयोग करता है। अगला है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। इसका उत्तर है लोगों के बीच। अब आखिरी प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। धन्यवाद।